नाउ टुडेस टॉपिक इज लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड का हमने फार्मूला बनाया था t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इसी फार्मूला से हम लोग लॉज डिस्कस करेंगे। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये फार्मूला हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। 2 पाई दिस इज 6.28 न्यूमेरिक वैल्यू है। एल इज द लेंथ ऑफ simple pendulum, g is acceleration due to gravity. In this case there are 4 laws of simple pendulum. यहां पर 4 लॉज है। इन 4 लॉज में से 2 लॉ तो आपको फार्मूला से ही मिल रहे हैं। कैसे? देखिए, टाइम पीरियड का लेंथ के साथ रिलेशन बता दो, लॉ ऑफ लेंथ हो जाएगा। टाइम पीरियड का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ में रिलेशन बता दो तो लॉ ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। मतलब यहां टी जो है वो एल और जी इन दोनों के साथ में रिलेट करो। तो फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ लेंथ एंड सेकंड लॉ लॉ ऑफ ग्रेविटी। और थर्ड और फोर्थ की अगर बात करेंगे तो थोड़ा उसके लिए लॉजिकली सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो फार्मूला के अकॉर्डिंग नहीं रहेगा। फिर भी हम लोग थर्ड लॉ जो है उस थर्ड लॉ को थोड़ा सा फार्मूला के बेस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी टर्म है जो टर्म जनरली फार्मूला में होता है लेकिन यहाँ पर नहीं है, और वो होता है मास ऑफ बॉडी। तो मास ऑफ बॉडी नहीं है, इसका मतलब हम लोग ये कहेंगे कि टाइम पीरियड जो है वो मास ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और वही कहलाता है लॉ ऑफ मास। और लास्ट वाला जो है वो है लॉ ऑफ आइसोक्रोनस, जो कि एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है। इट रिलेटेड विद द एम्पलीट्यूड। ओके, लिव इट, वन बाय वन हम लोग एक एक यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ लेंथ। तो टाइम पीरियड का लेंथ के साथ रिलेशन। द टाइम पीरियड ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, सिंपल पेंडुलम इज, कौन सा रिलेशन आएगा? जब आप यहां से g को हटा दोगे, 2 पाई को हटा दोगे, तो अंडर रूट एल, तो इसका मतलब यहां पर डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि एल जो है वो न्यूमरेटर में है। सो इज डायरेक्टली proportional to the square root of, वहां पर अकेला एल नहीं है, स्क्वायर रूट है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऐसा लिखना पड़ेगा। सो वी कैन राइट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल इफ g इज कांस्टेंट। जब आप लेंथ के साथ में रिलेशन बताते हो तो उस वक्त बाकी बचे वाले जो टर्म है वो सभी के सभी कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट है तो ही लेंथ के साथ में t का रिलेशन आएगा। मतलब लेंथ जब चेंज होगा तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा, बाकी सब कांस्टेंट होना चाहिए। सो 2 पाई तो न्यूमेरिक वैल्यू है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब बचा था g, तो g जो है उसको हमने कांस्टेंट ले लिया, और g को कांस्टेंट लेने पर आपके पास में लेंथ बच गया। तो लेंथ को चेंज करोगे तो टाइम पीरियड भी चेंज होगा। सो देयर इज रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड लेंथ, एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ लेंथ, and it is t is directly proportional to root L if g is constant. Similarly, next is law of gravity. लॉ ऑफ ग्रेविटी डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी अगर बात करेंगे तो L को हटा दो, 2 पाई को हटा दो, g डिनोमिनेटर में है,
ये डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब इसको इनवर्स कहते हैं हम लोग। सो इनवर्स रिलेशन। सेकंड लॉ, द टाइम पीरियड of simple pendulum is inversely proportional to the inversely proportional to the acceleration को शॉर्ट में लिख रहा हूं, acceleration due to gravity, and this can be written as t is inversely proportional to, नहीं यहां पर आपका स्क्वायर रूट आएगा, सो इट बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि स्क्वायर रूट है यहां पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ acceleration due to gravity. So relation is t is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी। लेकिन ये कब होगा? जब L कांस्टेंट होगा, जब सिंपल पेंडुलम का लेंथ कांस्टेंट होगा। सो द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ लेंथ इज कांस्टेंट। ये हो गए दो लॉ, एक रिलेशन हमने लेंथ के साथ बताया और दूसरा रिलेशन ग्रेविटी के साथ बताया। नाउ थर्ड इज लॉ ऑफ मास। तो क्या कहेंगे हम लोग? हम लोग यहां पर ये कहेंगे कि इस फार्मूला में देखो मास तो है नहीं, इसका हम लोग ये कहेंगे कि टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब आप बॉडी इतना लगा दो, लेंथ उतना ही रखो और इतना सा बॉडी लगा दो, इन दोनों को ऑसिलेट करो, दोनों के टाइम पीरियड में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो मास है यहाँ पर मास ज्यादा दिख रहा है और यहाँ पर मास कम दिख रहा है। अगर दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का ये पाथ अगर सेम है, तो टाइम पीरियड पर इन बॉडी के मास का कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं। जितना टाइम यहां लगेगा उतना ही टाइम यहां लगेगा। दैट मीन्स दिस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, सो दैट टाइम पीरियड ऑफ simple pendulum is independent of मास ऑफ बॉडी। मतलब मास ऑफ सिंपल पेंडुलम भी लिखेंगे, क्योंकि बॉडी का मास मतलब सिंपल पेंडुलम का मास ही हुआ, क्योंकि जो स्ट्रिंग ले रहे हैं वो काफी पतली है, काफी थीन है, तो उसका मास जो है वो काफी कम है, इसलिए यहाँ पर मास बॉडी का ही माना जाएगा। तो बॉडी का मास मतलब यहाँ पर सिंपल पेंडुलम का मास। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ मास, जहां पर टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नाउ फोर्थ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। आइसोक्रोनस का मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आइसोक्रोनस का मतलब। तो यहां पर आइसोक्रोनस में क्या बताया? तो आइसोक्रोनस में यह बताया, अगर आप बॉडी का लेंथ सेम लेते हो, बॉडी का साइज भी सेम है, ऐसे ऑसिलेट किया,
मास सेम है, ये बॉडी का मास सेम है, लेंथ भी सेम है, सिर्फ यहाँ पर पाथ बड़ा है और यहाँ पर पाथ छोटा है। मतलब यहाँ पर एम्पलीट्यूड अगर देखेंगे तो कम है, और यहाँ पर अगर एम्पलीट्यूड अगर देखोगे तो ज़्यादा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो टाइम पीरियड पर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से बॉडी जब नीचे आएगा तो थोड़ा फास्ट आएगा, और यहाँ पर बॉडी जब नीचे आएगा तो थोड़ा सा स्लो आएगा, क्योंकि जब आप बड़ा ऑसिलेशन करते हो तो बॉडी ऐसा ऊपर जाता है, तो नीचे आते वक्त फास्ट आता है। और हल्का ऑसिलेशन, थोड़ा छोटा ऑसिलेशन अगर करते हो तो बॉडी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, इसलिए वो धीरे नीचे आता है। कहने का मतलब ये है कि बॉडी जितना ऊपर जाएगा, मतलब जितना बड़ा ऑसिलेशन लोगे तो उतना फास्ट नीचे आता है, जितना छोटा ऑसिलेशन लोगे उतना धीरे नीचे आता है। टाइम दोनों को सेम ही लगता है। सो दैट इन दिस केस टाइम पीरियड ऑफ simple pendulum is independent of amplitude of simple pendulum। मतलब जो टाइम पीरियड होगा वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। These are 4 laws of simple pendulum. First, law of length. Second, law of gravity. Third is law of mass, and fourth is law of amplitude. It is also called as law of isochronous related to amplitude. Thank you.